करता है, उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास विद्युत क्षेत्र नहीं है तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न आएगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर आएगा फर्स्ट, कौन सा आएगा, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूलाम बल की गणना के लिए कौन सा कारक आवश्यक नहीं है। तो अगर हम कूलाम बल की बात करें तो देखिए कूलाम बल की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास ये होता है कूलाम बल F बराबर के Q1 Q2 अपॉन कितना R स्क्वायर। तो कूलाम बल निर्भर करता है दोनों आवेशों पर निर्भर करता है। ठीक है, और K की वैल्यू लिखे हम तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो F इज इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये जो कूलाम बल है ये आवेशों पर निर्भर करता है, दूरी पर निर्भर करता है और एप्सिलॉन नॉट का मतलब माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, तो देखते हैं अपन आवेशों के परिमाण पर बिल्कुल निर्भर करता है, ये सही है। आवेशों के परिमाण पर निर्भर करता है, आवेशों के मध्य की दूरी पर निर्भर करता है, माध्यम के परावैद्युतांक पर निर्भर करता है। तो उसने पूछा है कि ये जो परिमाण है किस पर निर्भर नहीं करता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आवेश आ रहा है, दूरी आ रही है और परावैद्युतांक आ रहा है। तो हमारे पास आ जो नहीं रहा वो क्या है एक्चुअली, एक मिनट देखो, हमारे पास क्या नहीं आ रहा है, वो आ रहा है हमारे, और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, परावैद्युतांक। क्या आ रहा है, परावैद्युतांक। तो उसमें हम लिख सकते हैं ये किस पर निर्भर नहीं करता, ताप पे। तो सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर आएगा 2, यानी कि ताप पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कूलाम बल का परिमाण आवेशों को 3 गुना करने पर क्या होगा। यदि हम आवेशों को 3 गुना कर दें, देखो वो कह रहा है कूलाम बल का परिमाण आवेशों को 3 गुना करने पर क्या होगा। तो देखो बेटा ये कह रहा है F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन कितना R स्क्वायर। ठीक है, तो वो सिर्फ क्या कह रहा है कि यदि हम आवेशों के परिमाण को 3 गुना करें तो Q1 की जगह कितना, तो देखो मैं मानो Q1 डैश बराबर कर दिया 3 Q1 और Q2 डैश बराबर भी कितना कर दिया 3 Q2। ये F है, क्या फोर्स है F। जब इसको 3 गुना करेंगे तो F बराबर आएगा K Q1 डैश Q2 डैश बटे में दूरी कितना R स्क्वायर। और जब इसका मान रखेंगे तो F इज इक्वल टू आएगा K 3 Q2 बटे में कितना R स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू 3 × 3 9 K Q1 Q2 अपॉन कितना R स्क्वायर। तो F डैश इज इक्वल टू आएगा 9 × में F। इसका मतलब है अगर हम आवेशों के परिमाण को 3 गुना कर दें तो वो जो बल है वो कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना। पहले की तुलना में कितना गुना बढ़ जाएगा बेटा, 9 गुना क्या हो जाएगी, वृद्धि। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए अगला हमारे पास MCQ है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से कैसे प्रारंभ होती हैं। तो हमने जब विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्मों की बात की, किसकी बात की थी, विद्युत बल रेखाओं के, तो हमने एक परिभाषा बताई थी कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश जिस पथ के अनुदिश गति करता है, गति करने का प्रयास करता है, उस पथ को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, विद्युत बल रेखाएं। तो हमने कहा कि धनावेश के कारण जो विद्युत बल रेखाएं वो बाहर की ओर और ऋणावेश कारण क्या होते हैं, अंदर की ओर। तो एक लाइन लिखवाई थी अपन ने विद्युत बल रेखाओं में कि विद्युत बल रेखाएं जिस बिंदु से निकलती हैं, चाहे धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, तो वो हमेशा उस बिंदु से पर कैसे होती हैं, लंबवत। कैसे होती हैं, लंबवत। तो विद्युत बल रेखाएं चाहे धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, जिस भी स्थान से निकलती है वहां पर हमेशा क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण, अर्थात कैसे होती हैं, लंबवत। तो वो कह रहा है आवेश की और आवेश से दूर समांतर, तो आएगा आवेश के लंबवत। कैसे निकलती हैं, आवेश के लंबवत निकलती है। कैसे निकलती हैं, आवेश के लंबवत। ठीक, नेक्स्ट देखिए विद्युत क्षेत्र की दूसरी इकाई क्या है। देखो विद्युत क्षेत्र की दूसरी इकाई हमसे पूछी है तो हम पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू होता है F अपॉन Q। ये अपन पढ़ चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में एकांक धनावेश या एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की क्या कहलाती है, तीव्रता। तो यहां से अपन देखें तो E बराबर F अपॉन Q, एक मात्रक तो इसका हो जाएगा क्या, F। देखो एक तो आएगा न्यूटन बटे कूलाम, तो विद्युत क्षेत्र का एक मात्रक तो है न्यूटन बटे कूलाम। तो ये भी हमारे पास ऑप्शन में है न्यूटन प्रति कूलाम। ये
ये सही है, एक तो हमारे पास ये ऑप्शन सही है। दूसरा देखते हैं, यदि हम इस बल को ऊपर नीचे, देखो इधर रखा है, यदि हम इसको लिखें न्यूटन बटे कुलाम और इसको हम मीटर बटे मीटर से गुणा करें तो सेम राशि से गुणा भाग करने पे मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास न्यूटन इंटू मीटर तो हो जाएगा जूल, क्या हो जाएगा जूल, बटे कुलाम इंटू क्या होता है मीटर। तो यहां पे अपन देखिए ये भी ऑप्शन में नहीं है। दूसरा देखिए इसको लिखते हैं अपन जूल पर वोल्ट, जूल पर कुलाम क्या होता है वोल्ट, क्या होता है वोल्ट। तो इस जूल पर कुलाम को अपन लिख सकते हैं वोल्ट, तो ये हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, क्या हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन सही है वोल्ट प्रति मीटर, ये आएगा ना कि वोल्ट पर मीटर, एक तो हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, क्या हो जाएगा, एक तो है वोल्ट पर मीटर और दूसरा है न्यूटन पर कुलाम। दोनों ऑप्शन चाहिए तो इसमें आएगा ए और बी दोनों सही होंगे। कौन सा आएगा, ए और बी दोनों। अगला है विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर अधिक सघन है होने पर इसका क्या अर्थ है। देखो इसका अर्थ क्या है वो देखना है अपन को। हमको ऑप्शन दे रखा है पहला, कम विद्युत क्षेत्र, कम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अधिक विद्युत क्षेत्र तीव्र की तीव्रता, समान विद्युत क्षेत्र या कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। तो देखो विद्युत क्षेत्र अधिक होने का मतलब क्या है कि जहां पर हमने लिखाया था ये हमारे धन है ये ऋण है, तो जहां पर विद्युत बल रेखाएं अधिक सघन होंगी, जहां पर विद्युत बल रेखाएं अधिक मात्रा में निकलेंगी तो इसका मतलब है जब विद्युत बल रेखाएं अधिक मात्रा में निकलेंगी तो वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा प्रबल, क्या होगा प्रबल। और यदि विद्युत क्षेत्र प्रबल है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या आएगी अधिक, तो यहां पे आएगा अधिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मिलेगी हमको, अधिक पाई जाएगी। नेक्स्ट को अपन देखते हैं जरा। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी द्विध्रुव के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और दूरी R एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं। तो देखो हमने जब विद्युत द्विध्रुव की बात की थी तो विद्युत द्विध्रुव के लिए हमने सूत्र लिखा था E अक्ष, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर सूत्र था E अक्ष बराबर 2kp/r³। और अगर हम निरक्ष की बात करें तो निरक्ष पर होता है kp/r³। तो अगर हम इन दोनों ही सूत्रों को देखें तो विद्युत द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के कैसे है, तो देख लो दोनों ही सूत्रों में अक्ष पे या निरक्ष पे, तो E प्रोपोर्शनल क्या आएगी 1/r³। तो यहां से हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है, E प्रोपोर्शनल 1/r³। ये सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि द्विध्रुव के कारण अक्ष व निरक्ष की तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करो। जब इनका अनुपात लेंगे तो E अक्ष बराबर E अक्ष अपॉन E निरक्ष। तो देखो अक्ष की तीव्रता तो है 2kp अपॉन कितना r³, निरक्ष की कितनी है kp अपॉन कितना r³। ये कैंसिल तो अनुपात आएगा 2/1। तो आपसे पूछ ले E अक्ष अनुपात E निरक्ष एक्सेल अपॉन इक्वेटोरियल, तो ये आएगा 2:1। और उल्टा पूछ ले कि E निरक्ष अनुपात E अक्ष, तो ये आएगा 1:2। ये हम आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगला है एक विद्युत द्विध्रुव 2 × 10⁵ न्यूटन पर कुलाम विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है और उस पर 4 न्यूटन इंटू मीटर का बलागुण लगता है। यदि द्विध्रुव की लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो उस पर आवेश कितना होगा, ये अपन को कैलकुलेट करना है कि उस पर आवेश का मान कितना पाया जाएगा। तो एक बार जरा देख लें आवेश की बात अगर हम करें, तो अगर हम आवेश की बात करें देखो तो हम यहां पे लिखेंगे हमको दे रखा है टॉर इजिकल टू होता है PE और कितना साइन थीटा, और P बराबर कितना होता है Q इंटू में 2A। तो टॉर इजिकल टू आएगा Q इंटू 2A E और कितना साइन थीटा। सवाल में हमको टॉर दे रखा है 2 × 10⁵ थीटा दे रखा है 30 डिग्री, और सॉरी ये E का मान दे रखा है, E का मान है 2 × 10⁵ कितने दे रखी बेटा 10⁵ न्यूटन पर कुलाम, थीटा कितना है 30 डिग्री,
ठीक है। इसके अलावा क्या दे रखा है अपन को, देखो इसके अलावा हमको दे रखा है टॉर्क। टॉर्क दे रखा है कितना, 4 न्यूटन इनटू मीटर, और आवेश का और लंबाई दे रखी है कितनी, 2a। 2a बराबर कितनी है, 2 सेंटीमीटर। कन्वर्ट करेंगे 2 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। हल करते हैं जरा। तो देखो यहां से टॉर्क की वैल्यू कितनी है, 4। क्यू का मान पता नहीं है, इसका मान है 2 गुणा 10 की घात माइनस 2 इंटू ई का मान कितना है, 2 गुणा 10 की घात कितनी है, 5। या फिर मैं ऐसे करता हूं, पहले यहां पे फॉर्मूला लिख लेता हूं। फॉर्मूला आएगा Q इज इक्वल टू आएगा टॉर बटे में 2AE और साइन थीटा। तो Q इज इक्वल टू टॉर की वैल्यू देखो भाई, हमको E दे रखा है, टॉर दे रखा है, 2A और थीटा दे रखा है। तो यहां से टॉर बराबर PE साइन थीटा होता है, तो P बराबर Q इंटू 2A। तो ये हमने रख दिया टॉर बराबर Q इंटू 2A PE साइन थीटा। तो जब हम Q निकालेंगे तो Q इज इक्वल टू टॉर 2E साइन थीटा। टॉर की वैल्यू दे रखी है अपन को 4 अपॉन 2A की कंप्लीट वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2। E की वैल्यू कितनी है, 2 गुणा 10 की घात कितनी है बेटा, 5, और इंटू दे रखा है कॉस कितना, 30 डिग्री। जब इसको अपन आगे हल करेंगे तो देखो Q इज इक्वल टू, हाँ जी 2 दूनी 4, ये पूरा कट जाएगा। तो मेरे पास बचेगा ऊपर देखो, ये बचेगा 1 बटे 10 की घात 2 में से 10 की घात 5 जाएगा, 10 की घात कितनी बचेगी, 3 इंटू कॉस 30 का मान आएगा 1 बटे 2। तो Q इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा 2 गुणा 10 की घात ऊपर जाएगी तो माइनस की कितनी, 3 कुलाम। तो इसको अपन एक्चुअली लिख सकते हैं 2 मिली कुलाम। तो देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आएगा डी। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, डी। ये ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, 2 मिली कुलाम, ये इसका आंसर है। ठीक है भाई, चलिए जी नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल हमको दे रखा है सिंपल सा, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण है P। कोई विद्युत द्विध्रुव, उसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, P। E तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। द्विध्रुव को ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेते हैं जिसमें इसकी अक्ष की दिशा से थीटा कोण बनाती है, यह मानते हुए कि थीटा बराबर 90 डिग्री पर द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा शून्य है। तो द्विध्रुव पर बल तथा उसकी स्थितिज ऊर्जाएं क्रमशः होंगी। तो देखिए अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग से द्विध्रुव पर बलागुण, एक तो क्या पूछा है हमसे उसमें, बलागुण। तो बलागुण होता है टॉर इज इक्वल टू PE और कितना, साइन थीटा। ये तो टॉर्क हो गया। और दूसरा पूछा है हमसे उसकी स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी होती है U बराबर माइनस PE और कितना, कॉस थीटा। तो यहां से अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो देखना है टॉर बराबर PE साइन थीटा, देखो ये मिल गया। ऑप्शन नंबर अपन देखेंगे डी। ऑप्शन नंबर डी को देखो, टॉर बराबर तो आएगा PE साइन थीटा। ये है टॉर बराबर, पहला ऑप्शन है PE साइन थीटा और दूसरा है U बराबर माइनस PE कॉस थीटा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नॉर्मल सा सवाल है कि यदि कोई विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर द्विध्रुव आघूर्ण तो होता है टॉर बराबर PE साइन थीटा और उस पर स्थितिज ऊर्जा होती है U बराबर माइनस PE और कितना होता है, कॉस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि स्मॉल a भुजा के किसी घन के कोने पर एक बिंदु आवेश Q रखा जाता है तो इससे होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स ज्ञात करो। तो देखो अगर हम इसके कुल फ्लक्स की बात करें तो देखो एक बार जरा, हमारे पास एक घन दे रखा है। क्या दे रखा है एक्चुअली बेटा, घन। तो हमारे पास ये घन है, तो ये हमारे पास एक्चुअली दे रखा है घन। इसको देखते हैं जरा, ये हमारे पास एक घन दे रखा है। अब सुनिए, तो वो कह रहा है कि घन के कोने पर, एक घन के यहां कोने पर कोई आवेश रखा है,
ये आवेश रखा है Q, तो इस घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना है? तो देखो सिंपल सी बात है, ये जब ये आवेश घन के कोने पर रखा होगा तो इस आवेश पर हम गाउस का नियम नहीं लगा सकते। तो हम क्या करेंगे, इस आवेश को परिबद्ध करने के लिए हम इसके जैसे 8 घनों को लेकर आएंगे, और जब 8 घनों को लेकर आएंगे तो ये आवेश पूरा की पूरा क्या हो जाएगा, परिबद्ध। तब इन 8 घनों से गुजरने वाला फ्लक्स, तो फाई बराबर आएगा Q अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट, 8 घनों से। तो लेकिन हमको पूछा है इस घन से गुजरने वाला, तो इस आवेश को परिबद्ध करने के लिए कितने घन लेके आए, एक तो ये है, 7 और लेके आएंगे, तो 8 घन जब लगाएंगे तो ये आवेश परिबद्ध हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, तो उससे पूछा इस घन से गुजरने वाला फ्लक्स, तो सिंपल से 8 घनों से गुजर रहा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इस घन से गुजरने वाला फ्लक्स, तो फाई बराबर आएगा 1/8 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कि जब 8 आकृतियों से गुजरेगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एक आकृति से या एक घन से गुजरेगा 1/8 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कहीं पे आ रहा है, ये रहा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हमारे पास इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है वो देखो जरा। क्वेश्चन दे रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन स्मॉल r त्रिज्या के एक हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है, तो दोनों के बीच की दूर लगने वाला बल कितना है, F। तो इस F बल का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो F बल का क्या पूछ रहा है, मान। तो ये हमारे पास एक्चुअली हो गया। अब सुनो, ये इसका सेंटर पॉइंट है, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है E, और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु है, तो हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाएगा तो उस पर आवेश होगा प्लस का E, इस पे क्या होगा, माइनस का E, और बीच दूरी कितनी है, R। दोनों के मध्य लगने वाला बल, तो हम बल लिखेंगे F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन कितना, R²। तो यहां से सारे के सारे वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं, जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा F इज इक्वल टू, F वेक्टर इज इक्वल टू आएगा K Q1 Q2 अपॉन R² इनटू में R कैप, ये लिखना है अपन को। तो देखते हैं जरा, मान रख दो। तो F वेक्टर इज इक्वल टू K, इसका मान है E, दूसरे आवेश का मान है माइनस का E, अपॉन दूरी कितनी है, R² इनटू में क्या आएगा, R कैप। तो इसको जब हल करेंगे आगे अपन, तो F इज इक्वल टू आएगा K, तो हो जाएगा माइनस कितना आएगा बेटा, तो माइनस K E² अपॉन R² इंटू R कैप, ये होना चाहिए ऑप्शन में। ठीक है, देखते हैं जरा, माइनस K E² अपॉन, ये ऑप्शन में नहीं है देखो। तो जब ये ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे, हम जानते हैं, देखिए, और आगे थोड़ा चेंज कर सकते हैं इसको, चूंकि R कैप बराबर कितना होता है, R वेक्टर अपॉन कितना, R, तो F वेक्टर इज इक्वल टू लिख देंगे माइनस K E² अपॉन कितना, R। जब R कैप का मान रखेंगे तो ये आएगा R वेक्टर, और ये हो जाएगा R³। तो ये हमारे पास ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आएगा कौन सा, देखो पहला ऑप्शन है K E² अपॉन R² इंटू कैप, लेकिन इसमें माइनस नहीं है तो ये गलत हो गया। तो ये ऑप्शन हमारे पास एक्चुअली क्या हो गया, गलत। ठीक है, ये गलत है। दूसरा देखो, माइनस KE अपॉन R कैप, ये भी गलत है, क्योंकि अगर कैप आता है तो यहाँ पे स्क्वायर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, स्क्वायर। सेकंड देखें, ये है K E² अपॉन R कैप, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं आ रहा, तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही है, K E² अपॉन R³ इंटू में R कैप। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। बहुत सिंपल सा सवाल है, लेकिन कई बार हम इसमें कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपली अगर हम न्यूटन के नियम की बात करें तो देखो, कूलॉम्स लॉ की बात करें तो कूलॉम का नियम होता है F इज इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन R² इंटू में R कैप, ये ऑप्शन में स्क्वायर में है। तो लेकिन अगर कैप के रूप में लिखें तो R कैप बराबर मैंने आपको करवाया था R वेक्टर अपॉन R, तो F वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, K Q Q1